हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें जो द पॉलिटी है बाय एम लक्ष्मीकांत, द इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके हम चैप्टर 11 में आए हैं जिसका नाम है यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें बेसिकली हम स्टडी करेंगे जो का रोल होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है, उसके बारे में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 10 ऑफ द एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक। ठीक है, तो पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव क्या होता है। इसके दो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो पहला क्या है, इट इज़ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, गवर्नमेंट का एक ऐसा अंग, अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, दैट लुक्स आफ्टर, प्राइमरली लुक्स आफ्टर, मतलब उसका पहला काम क्या है, देखभाल करना, किसकी, इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस तरीके से नियम लाए जा रहे हैं, किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उनका उपयोग हो रहा है, और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। जैसे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में टैक्स लिए जा रहे हैं, किस तरीके से गुजरात में टैक्स लिए जा रहे हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर कोई योजना है, जैसे मान लो कि रोजगार योजना है या फिर मान लो आवास योजना है, ठीक है, तो ये किस तरीके से वहाँ पे चल रही हैं, इन सब चीज़ों को देखता है जो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दूसरी क्या है, द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का एक पार्ट है, ठीक है, विच इज़ अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है, आंसरेबल। गवर्नमेंट का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा हिस्सा जो उत्तरदायी होता है दो चीज़ों के लिए। पहला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, किस तरीके से नियमों का उपयोग किया जा रहा है, और दूसरा, पॉलिसी, किस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं वो लाई जा रही हैं। समझ में आया, दो डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन कहती है कि नियमों का उपयोग किस तरीके से हो रहा है और राज्य किस तरीके से चल रहा है। जो इन दोनों को देखता है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव फॉर्म, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, ऐसा पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जो देखता है कि नियम किस तरीके से लाए जा रहे हैं और कौन सी पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। अब देखो, हर जगह एक ही तरीके से राजशाही नहीं चलती। राजशाही से मेरा मतलब है कि हर तरीके से हर जगह एक ही तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता। ठीक है, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होता है ना, ऐसे ही यूके अर्थात इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में क्वीन का राज चलता है। ठीक है, एक रानी है, वो राज करती हैं। तो हर जगह पे एक ही तरीके से साम्राज्य नहीं चलाया जाता, अलग अलग तरीके से लोग जो हैं वो अपनी सरकारें चलाते हैं। तो जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में भी है। देखो तुम, पार्लियामेंट भवन है ना, संसद भवन तुमने सुना होगा, लोकसभा राज्यसभा सुना होगा। तो जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, सॉरी पहले जो प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, मतलब सरकार का जो ताज, मतलब सरकार का जो हाईएस्ट लेवल में ऑफिसर मान लो, वो कौन है, वो है प्रधानमंत्री। पर जो स्टेट का, स्टेट मतलब क्या होता है, ज़मीन। जैसे मान लो कि अगर तुम को रिलेट करो तो जैसे सेनापति क्या होता था, पूरी सेना का सबसे बड़ा जो अध्यक्ष होता था वो सेनापति होता था, वो मान लो प्रधानमंत्री है। पूरे राज्यों में जितने भी सरकार, मतलब ऐसे लोग हैं जो कि एमएलए हैं, एमपी हैं, इन सब का जो मेन हेड है वो कौन है, प्रधानमंत्री। पर राज्य का, ठीक है, उस राज्य का कौन हेड हुआ करता था, राजा। ऐसे ही उस जगह का कौन हेड हुआ है, उस जगह का हेड होगा प्रेसिडेंट। इंडिया के केस लोग अगर जहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है, वहाँ पे कौन स्टेट का हेड माना जाएगा, स्टेट का हेड माना जाएगा प्रेसिडेंट को। लेकिन इंग्लैंड में वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पर वहाँ स्टेट का हेड किसको माना जाता है, क्वीन को माना जाता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म अपन ने देख लिया। अब हम सेमी पार्लियामेंट्री फॉर्म देखेंगे, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी सेम चीज़ होती है। स्टेट ऑफ, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, फ्रांस। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या मतलब है, अभी तक हमने देखा कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसमें तो कोई प्रेसिडेंट का कुछ हमने पढ़ा नहीं कि प्रेसिडेंट ज़्यादा डोमिनेंस शो करता है कि नहीं। ठीक है, दूसरे में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। इसमें तुमको समझ में आया कि अच्छा, अगर सेमी है मतलब आधा रूल जो है वो प्रेसिडेंट का होगा, आधा रूल जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होगा। ठीक है, पर ये क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब पूरे में किसका रूल होगा, प्रेसिडेंट का रूल होगा। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट
भी होगा और हेड ऑफ द जो स्टेट है वहाँ भी होगा, ठीक है। मतलब कि एक राज्य का राजा ही जो है वो भी सेनापति के जैसा भी एक्ट कर रहा है और राजा के जैसा भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम की, जो हमको एक्चुअली में पढ़ना है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में आर्टिकल 74 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मतलब एक जगह होगी जहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे क्या होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। ये मिनिस्टर्स किससे कौन चुनेगा, पब्लिक, ठीक है। और यहीं से एक निकलेगा जिसको हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर निकलेगा। जो प्राइम मिनिस्टर है उसका काम क्या होगा, टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसको एड करना, उसकी हेल्प करना और उसको एडवाइस देना। जैसे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा और जैसी वो सहायता करेगा प्रेसिडेंट को, उस आधार पे जो प्रेसिडेंट है वो अपने काम करेगा, एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। मतलब समझ रहे हो, प्रेसिडेंट को लाके रख दिया है, अब प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे, उस आधार पर प्रेसिडेंट अपना काम करेगा, अपने फंक्शंस शो करेगा। इससे क्या समझ में आता है कि जो प्रेसिडेंट है वो बिना प्राइम मिनिस्टर के कुछ नहीं कर सकता और जो प्राइम मिनिस्टर है वो बिना प्रेसिडेंट के कुछ नहीं कर सकता। इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी बची रहती है। अब देखो, अगर प्रेसिडेंट को सारे पावर दे दिए होते तो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग सब करता तो डिक्टेटरशिप आ जाती है ना। लेकिन अगर ऐसा ही चीज़ अगर हम प्राइम मिनिस्टर को दे देते, सारी पावर प्राइम मिनिस्टर को दे देते, तो क्या होता, प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटरशिप करने लग जाता। पर ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में कोरिलेशन रखा गया है। बिना प्राइम मिनिस्टर के बोले प्रेसिडेंट कोई काम कर नहीं सकते और बिना प्रेसिडेंट के साइन के प्राइम मिनिस्टर कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, दोनों कोरिलेटेड हैं। जब दो चीज़ें एक साथ चलनी होती हैं तो डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ रबर स्टैम्प है क्या, या फिर वो एक्चुअली में उसका कोई पावर है, ठीक है। क्योंकि जनरल वे में आप प्रेसिडेंट के बारे में ज़्यादा नहीं सुनते। जैसे कि अगर आप मान लो टीवी देख रहे हो तो आपको पता चलेगा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वुमन की बात कर रहे हैं, या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये योजना लॉन्च की, यहाँ गए, इनसे मिले। पर प्रेसिडेंट के बारे में आप इतना ज़्यादा नहीं सुनते। प्रेसिडेंट के बारे में आप ज़्यादातर सुनते हो जब कोई अवार्ड सेरेमनी होती है या फिर कुछ अनयूजुअल, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें कुछ होती हैं, सेरेमनीज़ होती हैं, है ना। इन सब में आप प्रेसिडेंट के बारे में सुनते हो। तो ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, प्रेसिडेंट के पास वाइड रेंज ऑफ पावर है, बहुत सारी पावर है। इसमें एग्जीक्यूटिव पावर आती है, लेजिस्लेटिव पावर आती है, जुडिशियल पावर आती है, इमरजेंसी पावर आती है। जुडिशियल पावर का क्या मतलब है, मर्सी पावर। अगर जुडिशरी का मतलब ये नहीं है कि उनको अलग तरीके कोई अधिकार दिए गए हैं। जुडिशरी मतलब जानते हो, न्याय प्रणाली, ठीक है। तो न्याय प्रणाली में प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि किसी की सज़ा कम होनी चाहिए, ठीक है, तो वो ये कर सकते हैं, ठीक है। मर्सी पिटीशंस जो होती हैं वो दायर की जाती हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग्स अपना जो है वो रिजल्ट देते हैं कि नहीं, हमको लगता है कि तुमको सज़ा पानी चाहिए, या फिर नहीं, हमको नहीं लगता कि तुमको सज़ा पानी चाहिए, तो सज़ा कम कर दी जाती है, ठीक है। और जो इमरजेंसी पावर है, इमरजेंसी का मतलब जानते हो, बहुत सुना होगा इमरजेंसी के बारे में। भारत में 3 बार इमरजेंसी लगी है। पहली बार लगी थी इंडिया चाइना के वॉर के टाइम, दूसरी बार लगी थी इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम, और तीसरी बार लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम। सब कहते हैं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई नहीं थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी, लगाई तो प्रेसिडेंट ने थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। लेकिन ये भी याद रखना कि प्रेसिडेंट ये सारे काम, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी, ये सारे पावर उनके पास हैं। पर ये सारे पावर वो तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस हो, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है ना, एक ऐसा आदमी होता है, मान लो, जिसको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है। और वो लोग कौन होते हैं? वो लोग जो जनता से चुन के आए होते हैं उनमें से होते हैं, समझ गए। मतलब एक पार्टी होती है जिसको मेजॉरिटी मिलती है, जिसको मेजॉरिटी मिलती है वो अपने से एक प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास हमेशा क्या होता है? एक सपोर्ट होता है, ठीक है। अब ये देखो, प्रेसिडेंट इज़ अ फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक चीज़ ये याद रखना कि अभी तक हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर है, पर हमने पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर तभी कुछ कर पाएंगे
प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट तभी कुछ कर पाएंगे जब उनको प्राइम मिनिस्टर की सलाह हो। जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा हो कि ये करते हैं तभी प्रेसिडेंट वो करेंगे, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ फॉर्मल हेड हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि इन्होंने कह दिया हमको करने के लिए, अब हम कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअल हेड कौन होता है? एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर वो एडवाइज़ ही नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री एडवाइज़ ही ना करें, कुछ सलाह ही ना दें, तो प्रेसिडेंट किसी भी चीज़ में एग्री या डिसएग्री करने का कोई बात ही नहीं होता। ऑल्दो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिसएग्री कर सकते हैं, पर सिर्फ एक बार। जैसे मैं प्रधानमंत्री हूँ और कोई मेरा दोस्त है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। मैंने प्रधानमंत्री को बोला, प्रेसिडेंट को बोला कि ये काम करवाना है, तो प्रेसिडेंट ने पहली बार बोला कि नहीं ये काम नहीं करवाना है, कुछ और काम करवाना है। अगर मैं सेम काम करने के लिए उनको दोबारा बोलूँगी तो प्रेसिडेंट दोबारा उसको मना नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार उनके पास पावर है मना करने की, 2 बार पावर नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया तुमको? तो जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो सिर्फ ऐसे गवर्नमेंट का एक हेड है, पर उनका ज़्यादा फंक्शन नहीं है, वो ज़्यादा डीपली रूटेड नहीं है। वेयरएज जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल हेड है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर को हर जानकारी जो भी प्रेसिडेंट मांगे, जो भी जानना चाहें, वो उनको देनी पड़ती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ हेडेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, MLAs होते हैं, MPs होते हैं, इन सब का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। अगर कभी ऐसा हुआ कि हमको पता चला कि चलो ठीक है प्राइम मिनिस्टर को कितने साल रहना है, 5 साल रहना है, पर 2 साल बाद हमको पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर में मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या होगा? ये प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ, 13 डेज से उनकी गवर्नमेंट टूट गई थी क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, ठीक है। ऐसे ही होता है, फिर वो गवर्नमेंट टूट जाती है और जिस पार्टी के पास ज़्यादा मेजॉरिटी होती है वो पार्टी अपना जो प्राइम मिनिस्टर है वो बना लेती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि नो पार्टी हैव मेजॉरिटी, मतलब मान लो कि 80 सीट्स हैं, ठीक है, तो एक पार्टी को मिले 35 सीट्स, दूसरे को भी मिले 35 सीट्स और तीसरे को मिले 10 सीट्स, तो इन दोनों के तो बराबर हैं और इसके कम हैं, तो किसी की मेजॉरिटी नहीं है। 2 बराबर के हैं और एक छोटा है, तो किसको तुम बड़ा मानोगे? किसी को नहीं मान सकते। जब ये दिक्कत होती है तो कोहेलेशन गवर्नमेंट बनती है, मतलब इन दोनों ने मिलके गवर्नमेंट बना ली, तो ये क्या हो गया? 45 हो गया, 45 35 से बड़ा हो गया, तो इन दोनों ने मिलके क्या बना ली? गवर्नमेंट। जब इस तरीके की गवर्नमेंट बनती है तो उसको हम कहते हैं कोहेलेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन से फॉर्म की गवर्नमेंट कहते हैं? कोहेलेशन की गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है या कोई प्रेसिडेंट बनता है ना, तो उनको एक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। ऐसा ही नहीं है कि हाँ बन गए, कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया ये है कि उनको पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, MP होना चाहिए। इन केस वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। उस 6 महीने में उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये 91 अमेंडमेंट में 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द हाउस ऑफ द पीपल वो काउंसिल मिनिस्टर से बन के आएंगे, ये बात है। अब ये IAS IPS वाली बात है। IAS IPS में आप क्या पढ़ते हो कि जो IAS हैं और IPS हैं, जो ये सारे लोग होते हैं, IFS, ये सारे क्या हैं? बैकबोन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैं। ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती हैं, पर इनको जो रियल थॉट्स होते हैं, जो रियल लोग ऐसे कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है किसी भी योजना का, या फिर जैसे कोरोना के टाइम पे जो भी हुआ, जिस भी स्ट्रक्चर्ड वे में हुआ, लॉकडाउन हुए, सारी स्कीम्स हुई, ये सब IAS IPS IFS ऑफिसर्स बनवाते हैं, ठीक है। तो ये बैकबोन होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी ये कि ऑल्दो IAS एंड IPS वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में IAS IPS काम करते हैं। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर एक IAS होगा, एक IPS होगा, पर ये लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। मतलब भले वहाँ काम करते हैं कि स्टेट के लेवल में काम करते हैं कि ये स्टेट में मैं काम करूँगा, मैं दूसरे स्टेट में काम नहीं करूँगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की गवर्नमेंट का जो है वो प्रेशर हो IAS IPS में। जो IAS और IPS ऑफिसर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट वो पार्टी है जो पार्टी
मेजॉरिटी में जीती है, जिसका जो प्रधानमंत्री है वो जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं। अब प्रेसिडेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट जनरली मतलब प्रेसिडेंट एक फॉर्मल हेड होते हैं, ठीक है, ये सबसे ऊपर होते हैं इन अ प्रायोरिटी, ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर पावर में प्राइम मिनिस्टर होता है, ये याद रखना। प्रेसिडेंट हमेशा जैसे कोई सेरेमनी है या कोई ऑब्जेक्टिव है, इन सब में जो है प्रेसिडेंट का रोल होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट नहीं किया जाता। देखो हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि हम नहीं जानते कि हम लोग कभी प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं देते, ठीक है, लेकिन हम एमपी के लिए वोट देते हैं, हम एमएलएस के लिए वोट देते हैं, तो हमको लगता है हमने प्रेसिडेंट को पिक नहीं किया, पर प्रेसिडेंट भी हमारी चॉइस से इलेक्ट होता है। जानते हो कैसे? लोगों ने किसको किया? एमपी को, एमएलए को इलेक्ट किया। एमएलए ने किसको किया? प्रेसिडेंट को किया। तो इनडायरेक्टली जो लोग हैं उन्होंने ही प्रेसिडेंट को क्या किया है? इलेक्ट किया है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अब प्रेसिडेंट में इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है और प्राइम मिनिस्टर में डायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है? अगर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को एक ही तरीके से इलेक्ट किया जाएगा तो दिक्कत ये होगी कि दोनों में एक रेस हो जाएगी, क्लेम ऑफ पॉपुलैरिटी हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर लोगों से कनेक्ट रहना, प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा पदवी है जिसको लोगों से कनेक्ट रहना है। अगर प्रेसिडेंट भी उतने ही फेमस हो जाएं, हम लोग प्रेसिडेंट के लिए वोट करने लगें, तो क्या होगा? जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है उनका वर्किंग स्ट्रक्चर एक जैसा हो जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर भी चाहेंगे कि प्रेसिडेंट भी चाहेंगे कि वो न्यूज़ में ज़्यादा बने रहें, उन्होंने क्या क्या किया वो न्यूज़ में ज़्यादा आए, तो वो ज़्यादा लॉज चेंज करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लॉ में इंटरफियर करेंगे। पर दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि प्रेसिडेंट अगर ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है लोगों से तो उनको पता नहीं चलेगा कि लोगों को क्या चाहिए, तो क्या पता वो गलत चेंज कर दें, है ना। इसलिए ये जो क्लेम ऑफ पॉपुलैरिटी है ये ना हो, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है, और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है, और प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। और जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी मेजर क्या कहते हैं उनको, जितने भी लॉ बनाए जाते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब ऑन द लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द साइन ऑफ प्रेसिडेंट होता है। मतलब भले प्रेसिडेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है पर प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। जैसे मान लो एक सेनापति है, उसने किसी एक सैनिक को बोला कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, निकाल दिया। तो भले ही उसको सेनापति ने निकाला है पर उसको ये कह के नहीं निकालेंगे कि मैं निकाल रहा हूँ, उसको ये कह के निकालते हैं कि प्रेसिडेंट ने कहा है कि आपको निकाल दिया जाए, ठीक है। मतलब हर चीज़ प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। अब प्रेसिडेंट करते क्या क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, और एम्बेसडर ऑफ अदर कंट्रीज़ को जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मतलब बहुत सारी अपॉइंटमेंट जो होती हैं वो प्रेसिडेंट लेते हैं, ठीक है। जो दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रिटी होती हैं, है ना, इंटरनेशनल ट्रिटीज़, अरेंजमेंट्स जो भी होता है वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस ऑफ जो है आर्मी माने जाते हैं। जैसे मान लो नेवल फोर्स है, एयर फोर्स है, लैंड फोर्स है, कोई भी तरीके की आर्मी है, उनका जो सुप्रीम कमांडर है, उनके जो सबसे बड़े कमांडर हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट माने जाते हैं। लेकिन ये सारी पावर्स, जितनी भी पावर इनको दी जाती है, वो सारी पावर वो सिर्फ तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर का जो है सजेशन हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये दोनों चीज़ याद रखना कि जैसे मान लो एक बिल है ए, ठीक है, वो पास होता है। अब ये पास होगा तो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए। प्रेसिडेंट को ये बिल ए पसंद नहीं आया तो वो बोल देंगे कि फिर से वापस इसको इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, इसको रिकन्स्ट्रक्ट करो। लेकिन सिर्फ क्या कर सकता है? सिर्फ वंस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ने बोला है चेंज करो तो जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो चेंज ही करें। अगर वो दोबारा फिर से ये सेम बिल लाते हैं तो अब प्रेसिडेंट को इनको साइन करना पड़ेगा और इसको लॉ बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जैसे लोगों से इतने कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो जैसे मान लो कि लोगों की नीड अभी है लेकिन वो प्रेसिडेंट समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जब उन्होंने एक बार भेजा और प्रेसिडेंट को वो ठीक नहीं लगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसमें दोबारा सोचेंगे।
अगर दोबारा उनको लगता है कि नहीं इसकी ज़रूरत है, इसको चेंज नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ही लॉ को, ऐसे ही नियमों को पारित करना चाहिए, तो फिर वो दोबारा भेजेंगे। अगर वो दोबारा भेज रहे हैं तो अब प्रेसिडेंट को ये समझ जाना चाहिए कि लोगों की नीड बहुत ज़्यादा है और वो ऐसा ही नियम चाहते हैं, इसलिए फिर उसको दोबारा वो क्या है, साइन करना पड़ता है। और दोबारा वो बिना अमेंडमेंट के हो चाहे अमेंडमेंट के हो, चाहे उसमें वो चेंजेस करें चाहे वो चेंजेस ना करें, दोबारा वो पास हो जाता है। अब और पावर जो है वो पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक, ये हमने अभी पढ़ा कि वो जो है वो सेंड बैक कर सकते हैं। एक वीटो पावर होता है, ठीक है, बाय विच सी एंड ही कैन विथ रिफ्यूज़, वही आप असेसमेंट जो बिल है वो दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। और जितने भी बिल पास होते हैं उनको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मनी बिल के अलावा। सिर्फ जो मनी बिल होता है वो आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट सिर्फ मनी बिल रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, बाकी सारे जो भी बिल हैं वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बार 1986 में जो ज्ञानी जैल सिंह थे उन्होंने ये किया था। अमेंडमेंट जो इंडियन पोस्ट ऑफिस में अमेंडमेंट हुआ था उसको चेंज करने के लिए कहा गया था। और जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। जैसे कि अगर कोई पार्टी है वो मेजॉरिटी से जीत गई, ठीक है, जैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मतलब इलेक्शन हुआ, मान लो इसमें बीजेपी जीत गई और कांग्रेस जो है वो हार गई, ठीक है, तो भी क्या होगा, जब तक प्रेसिडेंट एक लेटर ऑफ इन्विटेशन नहीं देंगे प्राइम मिनिस्टर को, तब तक कोई भी जाके शपथ नहीं ले सकते, ठीक है, कि चलो ठीक है हम जीत गए तो हम जाके कल शपथ ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट पहले एक इनविटेशन लेटर लिखता है प्राइम मिनिस्टर को या फिर उस पार्टी के अध्यक्ष को, ठीक है, जैसे बीजेपी जीती तो बीजेपी की पार्टी अध्यक्ष को वो लेटर लिखेंगे। जब वो लेटर पार्टी अध्यक्ष को मिलेगा उसके बाद वो सिलेक्ट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए उनकी पार्टी से, फिर वो ओथ ली जाएगी। एक चीज़ याद रखना, जो प्रेसिडेंट होता है ना उनकी ओथ भी डिफरेंट होती है, मतलब जो बाकी लोग होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने शपथ ली या फिर जो मिनिस्टर हैं उन्होंने शपथ ली, कोई भी शपथ लेता है तो वो एक ही तरीके की होती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा हम वैसा चलेंगे और हम सीक्रेसी मेंटेन करेंगे। मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी है जो गोपनीय रखने लायक है तो हम उसको गोपनीय रखेंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। पर जो प्रेसिडेंट होता है उनकी ओथ में 3 बड़े चीज़ आती हैं। पहली चीज़ टू प्रोटेक्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, प्रिजर्व करने की बात करते हैं और उसको डिफेंड करने की बात करते हैं कि अगर कल को कोई कह दे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है तो वो डिफेंड करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अच्छा है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ अगर कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ये है तो मैं किसी को चेंज नहीं करने दूंगा कि तुम्हारा मन किया तो तुमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो जब ये 3 बड़े वर्ड आ जाते हैं तो उनकी जो ओथ है, उनकी पूरी शपथ है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, सेम मेथड से जिस मेथड से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा माना जाता है, ठीक है। अगर किसी भी रीज़न से, ठीक है, जैसे कि मान लो कि प्रेसिडेंट हैं उनका जो टर्म था 5 साल का था पर बीच में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर रेजिग्नेशन हो जाता है या रिमूवल बाय इम्पैचमेंट हो जाता है। इम्पैचमेंट का क्या मतलब है कि अगर हमको पता चलता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्या होगा, पहले राज्यसभा एक बिल पास करेगा, पार्लियामेंट का एक हाउस बिल पास करेगा, फिर दूसरा हाउस उसमें इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर जो प्रेसिडेंट हैं वो गिल्टी पाए जाते हैं तो क्या होगा, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा, उनका रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये बाकी जितने भी और रिमूवल होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ होती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको क्या बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ठीक है, फॉर्मल प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। पर कोई भी फॉर्मल प्रेसिडेंट 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता, ठीक है। मतलब अगर तुम इलेक्ट होके आए हो तभी तुम 5 साल रहोगे। अगर किसी रीज़न से ऐसा नहीं कि चलो ठीक है प्रेसिडेंट को मार देते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है कि मतलब वाइस प्रेसिडेंट बैठ के ये सोच रहा है कि चलो एक गेम खेलते हैं, प्रेसिडेंट को मार देते हैं, प्रेसिडेंट मर जाएगा तो बाकी 2.5 ईयर्स तक मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो अगर प्रेसिडेंट बनेगा भी तो सिर्फ 6 महीने तक के लिए बनेगा, उससे ज़्यादा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जा सकता है उनकी ऑफिस से बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास इन ए मेजॉरिटी एंड एग्रीड बाय अ लोकसभा। अगर राज्यसभा ये लॉ बिल पास कर दे कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहिए और लोकसभा में उसको मेजॉरिटी मिल जाए तो वो
रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट की बात हुई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अपना ख्याल रखना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय।